अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। बात पश्चिम एशिया में जारी जंग की, जिसके आज 35 दिन पूरे हो गए हैं और इन सबके बीच एक के बाद एक टीम ट्रंप के विकेट भी चटकते जा रहे हैं। टीम ट्रंप ऑल आउट, इस खबर पर डिटेल देंगे, लेकिन पहले आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। बड़ी खबर वॉर जोन से इस वक्त आ रही है। खबरों के मुताबिक ईरान की सेना ने एक अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया है। अमेरिकी पायलट ईरान की सेना के कब्जे में है। तस्नीम न्यूज का दावा है कि सुबह IRGC ने F-15E अमेरिकी एक फाइटर जेट को तबाह किया था, गिरा दिया था, जिसका पायलट इजेक्ट हो गया था। घायल पायलट अब ईरानी सीमा से जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। अगर तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट सही साबित होती है तो इस युद्ध की बीते 35 दिनों की अब तक की सबसे बड़ी खबर होगी। कारण है, वियतनाम युद्ध को छोड़कर अब तक किसी भी युद्ध में अमेरिका के किसी भी पायलट को बंदी नहीं बनाया जा सका है। अगर ईरान ने ऐसा कर दिखाया तो अमेरिका की हाई टेक हथियारों की जो क्षमता है उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा कर दिया है कि उसके किसी भी विमान को ईरान गिराने में कामयाब आज नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर है, ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या अब अपने तख्ता पलट से बचने की कोशिश में लग गए हैं? क्या इस खौफ में अब वो अपनी ही टीम से बारी बारी से छटनी करने में लग गए हैं? क्या ट्रंप अपनी उस कोर टीम को खुद खत्म कर रहे हैं जिसे उन्होंने एक वक्त में खुद चुना था? पहले अमेरिकी काउंटर टेररिज्म चीफ जो कैंट, फिर अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी और अब चर्चा है कि FBI डायरेक्टर कैश पटेल और अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड की भी बारी आने वाली है। इतना ही नहीं, पेंटागन में तो हड़कंप मच गया है। सीधे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंडी जॉर्ज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप अपनी ही बनाई कोर टीम से पल्ला झाड़ने में क्यों लग गए हैं? क्यों अपने ही चुने लोगों से वो तंग आ गए हैं? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल है या फिर ट्रंप की मनमानियों से उनकी टीम तंग आ चुकी है और वह प्रेसिडेंट के ही आदेश नहीं मान रही है, बागी हो गई है? ट्रंप को अपने खतरनाक युद्ध प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए जी हजूरी करने वाले लोग चाहिए और ये लोग जी हजूरी नहीं कर रहे थे। ओवल ऑफिस में ट्रंप के सेकंड टर्म का भी साल भर ही हुआ है, लेकिन ट्रंप के फैसलों ने वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में सुनामी ला दी है। कल तक जो ट्रंप के सबसे वफादार सिपाही माने जाते थे, आज वो लिस्ट से बाहर हैं। अमेरिकी काउंटर टेररिज्म चीफ जो कैंट के इस्तीफे के बाद अब अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। खबर है कि काश पटेल और तुलसी गबार्ड, जिन्हें ट्रंप का राइट हैंड माना जाता था, उनके पदों पर भी संकट है। सबसे ताजा मामला अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी का है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बॉन्डी को हटाने का काम ट्रंप के ईरान युद्ध पर प्राइम टाइम टीवी स्पीच से ठीक पहले हुआ। बॉन्डी इस फैसले से बहुत परेशान और नाखुश थीं और उन्होंने ट्रंप को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तुरंत हटा दिया गया। ये वही पैम बॉन्डी हैं जिनकी नियुक्ति के दौरान ट्रंप ने कहा था कि पैम अमेरिका की सबसे बेहतर अटॉर्नी जनरल साबित होंगी। सबसे बड़ा धमाका हुआ है पेंटागन में। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंडी जॉर्ज को जबरन रिटायर कर दिया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। सेना के टॉप जनरल्स को हटाना इस बात का संकेत है कि ट्रंप प्रशासन सेना की पूरी संरचना को रीवायर करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेगसेथ उन जनरल्स को निशाना बना रहे हैं जिन्हें वो पुराने ढर्रे का मानते हैं। ट्रंप को एक ऐसी सेना चाहिए जो उनके आदेश पर बिना किसी हिचकिचाहट के काम करे, न कि जो कैंट सरीके, जिन्होंने 17 मार्च को ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप प्रशासन के रवैये से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। और अब ईरान में जमीनी सैनिक भेजने के फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है ट्रंप का ये सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, यह आने वाले तूफान की आहट है। जो कैंट गए, आर्मी चीफ हटाए गए और अब काश पटेल और तुलसी गबार्ड पर नजर है। व्हाइट हाउस अब एक वॉर रूम में तब्दील हो चुका है। सवाल है कि क्या ट्रंप अपनी कोर टीम को बदलकर दुनिया का नक्शा बदलने की तैयारी कर रहे हैं? और अब समझिए ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप के कोर टीम में खलबली आखिरकार क्यों मची हुई है। पहला बड़ा नाम है जो कैंट का। 17 मार्च को इस्तीफे की चिट्ठी को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ का यह पद वो छोड़ देते हैं।
जो कैंट का आरोप है कि अमेरिका को खाड़ी युद्ध में इजराइल और उसके शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव की वजह से घसीटा गया। कैंट ने अपने इस्तीफे में यहां तक लिखा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को गलत जानकारी देकर इस युद्ध के लिए उकसाया गया, राजी किया गया, जो ट्रंप ही के अमेरिका फर्स्ट विजन के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरा बड़ा नाम है पैम बॉन्डी का। पैम अमेरिका के अटॉर्नी जनरल सबसे बड़े सरकारी वकील थी और 1 अप्रैल को ट्रंप ने पैम को भी हटा दिया, अभी 2 दिन पहले। 2 बड़ी वजह इसकी बताई गई। बड़ा कारण रहा एप्स्टीन फाइल से जुड़ी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने का पैम का तरीका। बॉन्डी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इन फाइलों को सार्वजनिक करने में देरी की या उनमें हेरफेर कर दी। ट्रंप प्रशासन के भीतर यह भी चर्चा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे जिन्हें वे अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन बॉन्डी इन लोगों के खिलाफ तेजी से मुकदमे चलाने में नाकाम हो रही थी। 2 और बड़े नाम हैं जिनकी अब तक कुर्सी तो बची हुई है, लेकिन कब जा सकती है यह नहीं कहा जा सकता। पहला नाम है तुलसी गबार्ड का। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ हैं। हमेशा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दखल का इन्होंने विरोध किया। ट्रंप को डर है कि तुलसी अपनी खुफिया रिपोर्ट्स को ईरान युद्ध के खिलाफ बतौर सबूत पेश कर सकती हैं। FBI के डायरेक्टर है कैश पटेल। इनका नाम आपने खूब सुना होगा। यह भी अब ट्रंप के रडार पर है। कैश पटेल मिलिट्री इंटेलिजेंस को बिना ठोस वजह से युद्ध में झोंकने के पक्ष में नहीं थे। ट्रंप चाहते कि खुफिया एजेंसियां उनके विरोधियों के खिलाफ और अधिक आक्रामक हो। सूत्रों के मुताबिक कैश पटेल ने FBI के भीतर कुछ ऐसे ऑपरेशन चलाने से मना कर दिया जो सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध यानी पॉलिटिकल वेंडेटा की श्रेणी में आते हैं। 35 दिनों ने घनघोर युद्ध लगातार वहां पर जारी है। 35 दिनों से बीच जंग में कोई सेनापति मैदान नहीं छोड़ता है, लेकिन यहां तो ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने ही सेना प्रमुख को बदल दिया है, यानी आप अपने देश के जनरल को बदल दें। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को जबरन बीच युद्ध में रिटायर कर दिया। जनरल जॉर्ज को बाइडेन प्रशासन के दौरान नियुक्त किया गया था। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन उन्हें अपनी नई आक्रामक सैन्य रणनीति के लिए अनुकूल नहीं मान रहा था, इसीलिए इनको बीच में ही रिटायर कर दिया गया। अब अपनी कोर टीम को प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरीके से ट्रीट करते हैं उसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। व्हाइट हाउस में आयोजित ईस्टर लंच के मौके पर क्या दिखा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान डील को लेकर कहा कि अगर ईरान से समझौता नहीं होता है तो वो उपराष्ट्रपति JD वेंस को दोषी ठहराएंगे और अगर ये डील हो जाती है तो उसका पूरा क्रेडिट खुद लेंगे। इधर वॉशिंगटन में ट्रंप अपने कोर टीम को ताश के पत्ते की तरह फेंट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया से एक बड़ी एक और खबर सामने आई है। ईरान के करज आइलैंड जो है वहां पे अमेरिका इजराइल का बड़ा हमले में एक बड़ा पुल B1 पूरी तरीके से तबाह हो गया है। B1 को पश्चिम एशिया का सबसे ऊंचा पुल कहा जाता है। 136 मीटर ऊंचे पुल को बनाने में 3800 करोड़ रुपए लगे थे। ट्रंप के अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर पुल के तबाह होने का वीडियो खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया है। यही वो पोस्ट है जिसे ट्रंप ने शेयर किया, आप देख सकते हैं, उसमें तस्वीर भी है। इधर ईरान ने पश्चिम एशिया के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर उन्हें अब तबाह करने की धमकी दे दी है। इससे पहले बीती रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की 90वीं खेप दागी, जिसके बाद तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में कई मिसाइल बीती रात को गिरे हैं। तस्वीरें खौफनाक हैं। तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों के आसमान में बीती रात अचानक आसमान से शोले बरसने लगे। ईरान ने अपने मिसाइल की 90वीं खेप क्या दागी, कई इजरायली शहरों में सायरन बज उठे। ये वो तस्वीरें हैं जब ईरान के फतह और खैबर मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस शील्ड को चीरते हुए सीधे रिहायशी इलाकों में गिरी। दुनिया का सबसे अभेद्य सुरक्षा कवच आयरन डोम और एरो 3 को चकमा देते हुए ईरानी मिसाइलें सीधे टारगेट पर गिर रही थीं। हाहाकार सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पर भी दिखा। हर ओर जलती हुई इमारतें दिख रही थीं। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक और अमेरिकी F-35 को मार गिराया है। IRGC के दावे के मुताबिक ये लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी उसे निशाना बनाकर गिराया गया। बताया गया कि विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। ईरानी सेना ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी ऑपरेशन का दुस्साहस किया तो ईरान की जमीन पर उनका एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। अब इस पूरे लड़ाई की जड़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता भी है। उस पर अब चीन का रिएक्शन सामने आया है।
चीन ने कहा है कि अमेरिका इजराइल की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट की ये स्थिति आज बनी हुई है। चीन ने साफ कहा कि युद्ध से पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था वो सैन्य कार्रवाई की वजह से अब बाधित हो गया है। चीन ने इंटरनेशनल शिप रूट को सुरक्षित रखने के लिए सभी पक्षों से काम करने की अपील भी की है। और इस युद्ध की वजह से कच्चा तेल महंगा हो रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी लगातार चेंज हो रही हैं, बढ़ते जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। हम आपको दक्षिण एशिया यानी भारत और भारत के पड़ोस में जो दाम है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और हमने डॉलर में भी कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको एक करेंसी समझ में आए। भारत में मुंबई में ये दाम अगर $1.12 है तो पाकिस्तान में ये $1.15 है, नेपाल में $1.36 है, श्रीलंका में $1.45 है, बांग्लादेश में भारत से भी कम है, $1 से भी इनफैक्ट कम है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो इस लड़ाई की वजह से बढ़े हैं और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या स्थिति है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। पहला व्यू पुष्प का है राघव चड्ढा के मामले पर। आजकल कोई भी नेता हार नहीं सकता क्योंकि राजनीतिक बाजार हाथों हाथ लेने को तैयार बैठा है। अगला पब्लिक व्यू ट्रंप पर है। अविनाश पांडे लिखते हैं, थक चुकी जंग टूटता धैर्य, ट्रंप अब टीम नहीं ताश के पत्तों की तरह साथियों को फेंट रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोक है या हार की आहट है। अगला पब्लिक व्यू बंगाल पे है। भूपेश मिश्रा लिखते हैं, मालदा पूछ रहा है मुजरिम कौन, भीड़ का गुस्सा, सियासत की चाल या सिस्टम की खामोशी, जवाब अभी भी अधूरा है। अगला पब्लिक व्यू एक और राघव चड्ढा की कंट्रोवर्सी पर है। जागेश कौरव है, लिखते हैं, संसद की इस हार्ड पिच पर खुलकर खेल रहे राघव चड्ढा को केजरीवाल ने उस गुगली बॉल पर बोल्ड कर दिया जिसे वो गुड लेंथ समझ रहे थे। आईपीएल का सीजन है, आईपीएल के अंदाज में लिख रहे हैं। तो आज मेरे साथ इतना ही, कल शाम मुलाकात होगी चक्रव्यूह स्पेशल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।